जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। वीडियो अच्छा होगा, खास होगा। हम देखिए अपना यूपीट्रिपल पैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस पैट के प्रिपरेशन में हमने अब तक अपने टॉपिक जो है वो ख़त्म कर लिए हैं 5। ठीक है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है और मौर्य वंश भी हमारा हो चुका है। अब जो यहाँ पे हमारा टॉपिक आने वाला है, टॉपिक नंबर 6 हो, उसका नाम है गुप्त वंश। गुप्त वंश टॉपिक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप तैयार रहेंगे। हम वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और गाइज, आप वीडियो को अच्छे से प्यार नहीं दे पा रहे हैं, आपको फ़ायदा होगा गाइज इन सब चीज़ों से। आप रिवीजन करें तो सही। आपको इतना फ़ायदा होगा कि जब इसको पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको देखना कितना मज़ा आएगा। ठीक है, बस आप साथ दो थोड़ा सा हमारा। समझ में आई बात? ठीक है, तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। देखिए वीडियो को, गुप्त वंश की बात करेंगे। टॉपिक नंबर 6 हमारे यहाँ पे शुरू हो जाता है, गुप्त वंश। ठीक है, तो गुप्त वंश का संस्थापक जो थे वो श्रीगुप्त थे तथा इन्हें महाराज की उपाधि धारण की थी। इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा। इनमें सबसे पहले जो हमारे राजा हो जाते हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाते हैं। इनकी बात करेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, याद रखिएगा। तो वैसे संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। लेकिन वास्तविक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के समय राज्याभिषेक की तिथि 319 ईस्वी है, जब उनका राज्याभिषेक हुआ था। इसे गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है। इस गुप्त संवत को चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, याद रखना। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपनी राजनीतिक शक्ति में वृद्धि की थी। तो पहले जो विवाह हुआ करते थे ना, वो आज के टाइम पर जैसे होते हैं ऐसे नहीं होते थे। पहले ऐसे होता था कि अगर हमारा राज्य कमजोर पड़ रहा है या हम अपने राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, तो दूसरे राज्य की किसी लड़की से शादी कर लो। तो ये बात तो पक्की हो जाती थी कि जिससे शादी हो रही है वो तो आक्रमण अब नहीं करेगा। ठीक है, या अपने मतलब अपने यहाँ से वहां शादी करा दो। तो इसका मतलब ये हो जाता था कि वो तो आक्रमण अब नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासकों में पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऐसा शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था जिन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, तो ये चंद्रगुप्त हमारे यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकार बना समुद्रगुप्त, बहुत इंपॉर्टेंट। इसने आर्यावर्त तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। मतलब 12 ही राज्य जो थे वो आर्यावर्त के, आर्यावर्त का मतलब होता है नॉर्थ इंडिया। ठीक है, और दक्षिणावर्त के भी 12 ही राज्यों को लगभग इसने पराजित किया था। इन्हीं विजयों के फलस्वरूप इतिहासकार विसेंट स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया, कि ये भारत का नेपोलियन है। ठीक है, तो किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन, कौन था? हरिसेन था। और प्रयाग प्रशस्ति लेख के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख करता है। तो हरिशेन ने एक प्रशस्ति लेख लिखा था, उसका जो 7वां श्लोक है उसमें इसके अभियानों के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अपनी विजयों के उपरांत समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, जिसका परिचय उसके सिक्कों तथा उत्तराधिकार के अभिलेखों से प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ तब करा जाता है जब कोई राजा बहुत ज्यादा पावरफुल हो और वो अपना घोड़ा छोड़ता है। अगर वो घोड़ा कोई नहीं पकड़ता है तो इसका मतलब यह है कि वो राजा से डरता है, राजा की जो सुप्रीमेसी है उसको स्वीकार करता है। अगर कोई इस घोड़े को रोकता है तो उससे युद्ध करना पड़ेगा, राजा को हराना पड़ेगा। ठीक है, ये अपना शक्ति प्रदर्शन के लिए होता है यशमेव यज्ञ। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर मुद्रित अप्रतिरथ व्याघ्र परमांक जैसे नाम उसके गौरवमय जीवन चरित्र का स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है, क्योंकि उसको ना जो कविराज भी था, कविराज की उपाधि भी इसको मिली हुई है। इसको म्यूजिक का बहुत शौक था। ठीक है, तो वीणा बजाते हुए उसके सिक्कों पर ये दिखता है। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ एक कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षण भी थे। ठीक है, तो ये हमारे कवि भी थे, संगीतज्ञ भी थे और संरक्षक भी इनको माना जाता है एजुकेशन का।
ठीक है। उसके बाद में हमारे राजा आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्या ना इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो दूसरी राजधानी क्या थी इनकी? उज्जैनी थी। पहली राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। और दूसरे उज्जैनी। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी भी कहा जाता है। इनको शकारी के नाम से भी जाना जाता है। और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। किसके? चांदी के सिक्के। जब इन्होंने शकों पर विजय कर ली थी, विजय प्राप्त कर ली थी। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। शक हमारे देश में आए थे, चारा वारा चराने आए थे, लेकिन उन्होंने यहीं पर थोड़े से राजा को हरा दिया था, तो वो यहीं पर रहने लगे थे फिर, है ना। शक और पहलव आपने सुना होगा। दिल्ली में कुतुब मीनार में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था। तो किसने कराया था? लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था। उदयगिरि गुहा अभिलेख में भी चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय का उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो उदयगिरि गुहा अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख मिलता है। कौन से अभिलेख में? उदयगिरि गुहा में। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह करके नाग वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और बाद में अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ में किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद ने जो विवाह किया वो नाग वंश से किया। नाग वंश की राजकुमारी थी नाग कुमारी कुबेर नागा। और अपनी ही बेटी का संबंध शादी जो करवा दी वो प्रभावती की शादी करवा दी उन्होंने वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन सेकंड के साथ में। ठीक है। शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया। और इसमें कालिदास, धन्वंतरी, क्षणपलक, छपलक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, धरपर, बराहमिहिर एवं वररुचि जैसे विद्वान थे। तो इसमें हमारे कौन? ये कालिदास, धन्वंतरी, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है। वराहमिहिर भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। कौन आया था? चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। इंपॉर्टेंट है। इनमें महत्वपूर्ण फैक्ट हमारे क्या हो जाते हैं? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है। और अंतिम गुप्त राजा विष्णुगुप्त तृतीय था। तो लास्ट वाले राजा कौन थे? तो विष्णुगुप्त थर्ड जो है वो अंतिम यहाँ पे राजा हो जाता है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। यानी कि जो भी हमारे सोने की मुद्रा बनी थी उनको दिनार के नाम से जानते थे। प्रथम होड़ आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त और सुदर्शन झील के पुनरुद्धार करने का दायित्व चक्रपाणि को दिया था। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने करवाया था। किसके दायित्व में करवाया था? तो चक्रपालित को दिया था। ठीक है। कि भाई तू जा और उसका पुनरुत्थान कर दे। ठीक है। गुप्त शासक भानुगुप्त भानुगुप्त ने के एरन अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है। तो एरन अभिलेख किसका था? भानुगुप्त का। उसमें सती प्रथा का पहला अभिलेख मिलता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सर। यहाँ पे गुप्त वंशावली में समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लेखित है, परंतु दोनों शासकों के बीच रामगुप्त नामक एक कमजोर शासक के अस्तित्व का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है। गरुड़ गुप्त वंश का एक राज के चिन्ह है। गरुड़ कौन है? गरुड़ जो है वो इनका राज के चिन्ह हो जाता है। और गुप्त वंश संभवतः कुषाणों के सामंत थे। यानी कि एक तरफ कुषाणों का राजा शासन था और एक तरफ गुप्त वंश का था। ठीक है। गुप्त काल की प्रमुख पुस्तकें हो जाती है हमारी, जैसे ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, मालिका वांगनी मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ये सारी की सारी कालिदास की बुक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। मुद्रा राक्षस किसकी हो जाती है? तो विशाखदत्त की हो जाती है। देवी चंद्रगुप्तम, ये भी विशाखदत्त की हो जाती है। पंचतंत्र तो बहुत ज्यादा फेमस है, विष्णु शर्मा की हो जाती है। ठीक है। सूर्य सिद्धांत किसकी हो जाती है? आर्यभट्ट की हो जाती है। पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर की हो जाती है। बृहत संहिता बराहमिहिर की हो जाती है। मृच्छकटिकम शूद्रक की हो जाती है। योगाचार असंग की हो जाती है। और न्यायावतार ये हो जाती है सिद्धसेन दिवाकर की। ठीक है। तो गुप्त वंश के हमारे कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पर बुक हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो बनेगा वो हर्षवर्धन बनेगा। हर्षवर्धन को पढ़ेंगे हम, और धीरे धीरे ऐसे हमारा डेली एक टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा। बिना किसी छुट्टी के हम कोशिश करेंगे कि हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो और एक दोस्त को अपनी वीडियो शेयर जरूर कर देना। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।